समर्पण कर सम्मानित किया के साथ साथ मेरे लिए सदा सम्मानीय ये सारे मेरे स्वागतकर्ता, मैं किन शब्दों से इनका आभार प्रकट करूं ये मुझे बहुत सोचना पड़ रहा है। मैं मेरे दिल की गहराइयों से इनका आभार प्रकट करता हूं और इनका आशीर्वाद और सहयोग सदा बना रहे ये प्रभु से प्रार्थना करता हूं। यहाँ मेरे साथ भी कुछ मेरे साथी आए हैं जो सुबह से शाम तक रोज मेरे साथ चलते हैं, बल्कि हमेशा मेरा उत्साहवर्धन करते हैं काम करने के लिए। उनका भी मैं आभार प्रकट करता हूँ। श्री शंकर जी, सतवीर जी, यहाँ के सारे नौजवान साथी जो हमेशा मेरे साथ रहते हैं, मेरा मार्गदर्शन करते हैं, उनका भी मैं आभार प्रकट करता हूँ। यहाँ पर उपस्थित सभी सभ्य ग्रामीण जन, यहाँ पर उपस्थित सभी नौजवान, यहाँ पर उपस्थित सभी ग्रामवासी प्यारे बच्चों और दूर दूर तक जहाँ तक मेरी आवाज़ सुनाई पड़ रही है आपको, इन सभी का मैं मेरे दिल की गहराइयों से आभार प्रकट करता हूँ। यहाँ पर उपस्थित प्रेस और मीडिया के सभी सहयोगी, संपादक और संवाददातागण जो रोज रोज हम सबको जन समस्याओं के प्रति जागरूक करते हैं, हमारी कमी खामियों को ढूंढकर हमें आगाह करते हैं और उनको ठीक करने के लिए प्रेरित करते हैं, उनका भी मैं आभार प्रकट करता हूं। थोड़ी सी जगह छोड़नी पड़ेगी, ये गाड़ा जा रहा है ना साथ में। तो मैं कुछ चीजें आपसे साझा करने के लिए आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। हमने बहुत पहले हर गांव के अंदर चौक मीटिंग की थी, उसमें से कुछ ये गांव इधर वाले बच गए थे। कारण ये था कि उस टाइम फसल का समय था, आपका पीछे वाली जो फसल की कटाई चल रही थी और आप सब लोग खेतों में समर्पण के साथ कार्यरत थे। हम लोगों ने सोचा कि चौक मीटिंग कभी दोबारा करेंगे जब आप थोड़े फ्री हो जाएंगे। अभी मेरे साथियों और सहयोगियों के परामर्श के बाद आपके गांव के जो हमारे साथी जागरूक साथीगण हैं, उनसे विचार विमर्श करने के बाद में इस मीटिंग का आयोजन किया। इतनी बड़ी संख्या में लोग आप उपस्थित हुए, मैं आपको वाकई मेरी दिल की गहराइयों से आभार प्रकट करता हूं कि इतनी बड़ी संख्या में आप सुनने के लिए आए। मैं कुछ चीजें आपसे साझा करना चाहता हूं। जैसे आपने देखा होगा झूलते हुए लटकते हुए तार, टेढ़े मेढ़े खंबे, ट्रांसफार्मर खराब हो गया तो कानून के मुताबिक 48 घंटे में 72 घंटे में बदलना है, लेकिन कई बार हफ्ता 10 दिन भी निकल जाता है। आपने देखा होगा गांव की गंदी नालियां और गलियों के अंदर खड़ा पानी। आपने देखा होगा कि पूरे गांव के अंदर पानी के निकासी की कोई दुरुस्त व्यवस्था नहीं है, लेकिन आज अगर निकासी की व्यवस्था करें तो बड़ा चैलेंज है। लेकिन शुरुआत में अगर प्लानिंग करके इसको ठीक से आगे बढ़ाते तो इसमें तकलीफ नहीं होती। आपने देखा होगा आपके 2-3 जगह इस तरह के तालाब हैं गांव में, उनके चारों तरफ बरसात के मौसम में जब बच्चे उधर निकलते हैं तो मन में डर रहता है कि यार बच्चा कहीं बह नहीं जाए। और कभी कभार आप माने नहीं माने एक्सीडेंट या दुर्घटना भी होती रहती है। आपने देखा होगा बिजली की कटौती का आपको कोई पता नहीं चलता है, कभी कभी तो लगता है पूरे दिन और रात भी चली जाती है। पानी की समस्या कितना विकराल रूप लिए हुए है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि आजादी के 75 साल बाद जब हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, उस टाइम इस इलाके के साथ में 75 साल में क्या हुआ, निश्चित रूप से मेरे से आप बहुत ज्यादा जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन हालात इस तरह के भयावह रूप ले लेंगे ये मैं समझता हूँ हमारे पूर्वजों ने भी नहीं सोचा होगा। अच्छी बात नहीं है, लेकिन ये हकीकत है। आपने देखा होगा बच्चा आपका कॉलेज में पढ़ने जाता है, वो कोई सब्जेक्ट सोचता है कि मुझे ये सब्जेक्ट मिलना चाहिए। कॉलेजों की संख्या इतनी बढ़ने के बावजूद भी उसको उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कई बार एडमिशन नहीं मिलता। आपने देखा होगा आपके गांव में भी सैकड़ों नहीं हजारों की संख्या में बेरोजगार नौजवान होंगे जिन्होंने एक बार नहीं अनेक बार प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए फॉर्म भरा है, अनेक बार परीक्षा भी दी है। आपने देखा होगा, लेकिन उनका परीक्षा का अंतिम परिणाम आने से पहले पेपर पे रोक आ गई, हाई कोर्ट की रोक आ गई या पेपर कैंसिल हो गया।
क्योंकि वो पेपर लीक हो गया। आपने देखा है कि पिछले 4.5 साल में 18 बार पेपर लीक हो गया। किसान का कर्जा माफ नहीं हुआ, जो कि सरकार बनने से पहले ये वादे किए गए थे वर्तमान सरकार में। आपने देखा होगा अत्याचार चारों तरफ सभी के साथ में हो रहा है। आपने देखा होगा कि खेत में कुछ लोग ट्रैक्टर से पानी लगाते हैं, उनको कोई कुछ नहीं कहता, लेकिन कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि वो ट्रैक्टर को सीज कर दिया जाता है, मुकदमा कर दिया जाता है। सबके साथ में एक जैसा व्यवहार नहीं होता। ये अच्छी बात नहीं है, लेकिन है, हकीकत है ये। आपने देखा होगा, आप अस्पताल जाते हैं, निःशुल्क दवा की व्यवस्था तो है, लेकिन कई बार निःशुल्क दवा देने वाला नहीं मिलता है। आपने देखा है कई बार आप सरकारी कार्यालयों में, एसडीएम के यहाँ, तहसीलदार के यहाँ, मैं तो कहता हूँ नीचे के स्तर पे, ग्राम स्तर पे जो सचिवालय बना हुआ है, जो राजीव गांधी सेवा केंद्र, जो कभी अटल सेवा केंद्र था, उसमें जाते हैं तो संबंधित व्यक्ति आपको मिलता नहीं है। पट्टा कई बार बनता नहीं है। बार बार कहने के बावजूद भी अनेक लोग ऐसे मिल जाएंगे जिनके मकान का हक है लेकिन पट्टा नहीं है। आप पता करना, आप घर जाने के बाद आज ही इस पे विचार करना, आपके गांव में 70% घर ऐसे होंगे जिनका पट्टा नहीं बना है। आपने देखा होगा कि कई सारे लोग ऐसे होंगे जिनके खेतों का रास्ता नहीं है। आपने देखा होगा कि ये छोटी छोटी चीजें, जैसे खेत का रास्ता नहीं है, बंटवारा प्रॉपर नहीं हुआ है, इंदिराज बंटवारे का आपके फेवर में अब तक नहीं चढ़ा है, ये इस तरह की चीजें जो आप कई बार देखते हैं लेकिन उसका समाधान नहीं होता है। अच्छी बात नहीं है, लेकिन ये हकीकत है। ये वाली चीजें आम आदमी के जीवन का हिस्सा बन गई हैं। आम आदमी इससे परेशान है, आम आदमी इससे दुखी है, लेकिन उसका समाधान नहीं होता है। ये क्यों हो रहा है? मेरा ये मानना है कि राजनीतिक इच्छा शक्ति का केंद्र अगर प्रभावशाली तरीके से समदर्शिता के साथ में, समता के साथ में, सबके साथ में एक जैसा व्यवहार करने की मानसिकता के साथ में आता है। मैं 2-3-4 चीजें नौजवानों के लिए शेयर करना चाहता हूं, जैसे रोजगार से संबंधी है। हमारे यहाँ रोजगार का सबसे बड़ा कारण ये है, जो मिल नहीं पा रहा है, आप में कौशल का अभाव है। आपने बीए कर लिया, एमए कर लिया, बीटेक कर लिया, एमटेक कर लिया, लेकिन कौशल विकसित उस तरह का नहीं हुआ। आज हमारा नौजवान कौशल के अभाव में बहुत परेशान है। सबसे बड़ा कारण यह है कि गंगानगर और हनुमानगढ़ जैसे जिला मुख्यालय पे भी कोई अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कौशल विकास केंद्र नहीं है। सरकार ने कोशिश करके लाखों करोड़ों की संख्या में नौजवानों का कौशल विकास किया, लेकिन गुणवत्ता वाला नहीं हो पाया। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि गुणवत्ता वाला कौशल देने वाले व्यक्ति नहीं मिले। अब ये वाली स्थिति अगर लगातार लंबे समय तक रहती है तो निश्चित रूप से हम सबका नुकसान होता है। मैं नौजवानों से कहना चाहता हूं, अगर आपने कौशल विकसित कर लिया, कौशल विकास केंद्रों के माध्यम से या अन्य किसी वाया मीडिया से, तो निश्चित रूप से आपको रोजगार से कोई वंचित नहीं कर सकता। मैं ऐसे नौजवान को जानता हूं जो 15 साल पहले बंबई की सड़कों पे रेडी लगाकर सामान बेचता था। पढ़ा लिखा इंसान था, लेकिन हालात ने रेडी लगाने के लिए उनको मजबूर किया। उन्होंने कर्मठता के साथ, अनुशासन के साथ, संयम के साथ, समर्पण के साथ में लगातार अच्छा काम किया। आपकी जानकारी के लिए पिछले साल उनका 10,000 करोड़ रुपए का टर्नओवर था, 10,000 करोड़ रुपए का। मैं नौजवानों से कहना चाहता हूं कि कौशल ही एक ऐसी चीज है, कौशल ही एक ऐसा गुण है, कौशल ही एक करें, जाएं, मिलें तो समय भी लगता है। गंगानगर कोई दूर नहीं है। मेरे वो नौजवान आज से 7-8 साल पहले बीकॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया था। डीयू से बीकॉम करने वाला गोल्ड मेडलिस्ट लड़का सामान्यतः प्रशासनिक सेवा की तैयारी करता है या किसी नौकरी में जाता है। उस नौजवान ने गंगानगर की सड़कों के ऊपर छतरी के नीचे जो घर में काम आने वाला आम सामान है वो बेचना शुरू किया। और आपको ये जानकर हर्ष होगा, आपको ये जानकर खुशी होगी कि पिछले 8-10 साल में लगातार काम करने के बाद आज उसकी फैक्ट्री में हजारों लोग काम करते हैं और
इसी साल जो अभी साल गया है उस टाइम उसका 200 करोड़ रुपए का टर्नओवर है, 200 करोड़ रुपए का टर्नओवर है। मेरा ये मानना है ये सब कौशल का खेल है, कौशल विकसित नहीं हुआ। एक छोटा सा दुकानदार कहाँ जा सकता है? एक ग्रेजुएशन किया हुआ आदमी अगर उसमें कौशल है, दिमाग में उसके कोई कॉम्प्रिहेंसिव विजन है, अगर उसमें समर्पण है, अनुशासन के साथ में काम करता है तो उसको कोई रोक नहीं सकता। मैं 2-3 चीजें आपसे और शेयर करना चाहता हूँ। मैं आप जैसा नौजवान था, आप कॉलेज में जाते हो, घर के चौखट तक बस आती है, आप कॉलेज में जाते हो, हर हालत में आपके गांव के बस अड्डे से आपको साधन मिलता है। मैं 6ठी क्लास में 13 किलोमीटर पैदल चलकर पढ़ने जाता था और हफ्ते में 2 बार वापस मेरे गांव आता था, क्योंकि खेत का काम करके पशुओं के लिए हरे चारे की व्यवस्था करके काट के कुकर बना के उनके लिए छोड़ के जाते थे। आप भी जानते हैं कि 3 दिन बाद हरी पुत्र खराब हो जाती है तो पशु खाते नहीं है। तो मैं हफ्ते में 2 बार आता था, खाली इसलिए कि पशुओं के चारे